मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है रामपुर से। रामपुर के मिल्क तहसील क्षेत्र की अताई नगर निवासी एक विधवा महिला ने उप जिला अधिकारी से शिकायत कर आरोप लगाया कि उसे सरकारी अभिलेखों में मृत दर्शाकर फर्जी उत्तराधिकारी दर्ज कराया गया है। महिला का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद उसका नाम वैध वारिस के रूप में दर्ज था, लेकिन कथित मिलीभगत से राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी कर दूसरे व्यक्ति के नाम उत्तराधिकार दर्ज कर दिया गया। शिकायत में जेठ, जेठानी और एक राजस्व अधिकारी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगाए गए हैं। महिला ने निष्पक्ष जांच, फर्जी अभिलेख निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये कहाँ की शादी हुई? सर इनकी शादी हमने ग्राम अताई नगर का तहसील मिलक जिला रामपुर में करी थी सर 2 मई 2014 में। क्या परेशानी आपको? परेशानी ये है सर, इनकी जो जेठ है नोनी राम, इनकी कोई संतान नहीं थी। इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मृत्यु के उपरांत जमीन इनके नाम आ गई थी। अब इनके जेठ ने क्या करा, अपना लड़का इनका दिखा के अपने लड़के के नाम ज़मीन करवा दी अधिकारियों से साठ-गांठ करके, कानून को वगैरह से साठ-गांठ करके, और इनके कोई संतान नहीं है सर। तो और इन्हें कागजों में मृतक दिखाया है। जेठ ने किसके सहारे से किससे साठ-गांठ की? सर इन्होंने कानून को से मिलकर साठ-गांठ की है। कानून को कौन है? कानून को सर विष्णु शर्मा है। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के बगही गांव में एक महिला के घर छोड़कर जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजनों का आरोप है कि 5 बच्चों की मां अपने गांव के 3 बच्चों के पिता के साथ चली गई। पीड़ित पति ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि महिला घर से करीब 50,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और जेवरात भी लेकर गई है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए पत्नी की बरामदगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारी बीवी जो है संजय धोबी के साथ उसका फिर संबंध है। आज नहीं, ज़्यादा दिन से संबंध है। मैं बार बार उसको मना कर रहा था कि ऐसा मत करो, बहुत सारा किए लेकिन वो नहीं मान रही। आज लास्ट में लेके वो भाग गया। अच्छा, हमारे 5 बच्चे हैं, बताइए हम कहाँ जाएं? या तो उसको देखे या अपना खुदकुशी करें, क्या करें क्या नहीं करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। कितने दिन शादी के हो गए थे? शादी तो हो गया है कि लगभग 20 साल हो गया। अच्छा, 22 साल लगभग हो गया। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी पत्नी की? लगभग मान लिया जाए कि 35-38 साल हुई। अच्छा, तो कैसे आप जान रहे हैं कि वही लेके भगा है? वही लेके भागा, कई बार हम खुद देखे हैं, अपने आंखों देखे हैं। अच्छा, और उसके बाद रोज थाना पुलिस हो रहा, बरोबर हल्ला दंगा हो रहा, रोज हमारे घर पुलिस जा रहा है। उसकी पत्नी जाके एप्लीकेशन दे रही, हम घर नहीं रहते, हम गाड़ी चलाते हैं, हम क्या करें, हमारे पास मजबूरी है, हम क्या करें। अच्छा, कैसे हमारा बीतेगा? 5 उसकी शादी नहीं हुई है? उसकी शादी हुई है, उसके पास भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। हमारे तो 5 बच्चे हैं, जो 2 बच्चे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो ले गया वही ले जाए, उससे हमसे कोई उठवा नहीं है। अच्छा, हम कहाँ तक ले अपना मान सम्मान, या हम कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं हैं। चौकी पर क्या एप्लीकेशन देना है? चौकी पे ही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा गति राम। कहाँ के रहने वाले हैं? बगही। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय की अधिकांश इमारतों को बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्मित मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर की 40 में से 38 इमारतें अवैध श्रेणी में पाई गई है, जबकि केवल 2 भवनों के मानचित्र स्वीकृत है। विश्वविद्यालय प्रबंधन को निर्माण एवं हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण करेगा और जिला अधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है
कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन हैं बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं सर? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पार्कों, अखंडों और घाटों के जीर्णोद्धार कार्यों के बीच मानसून में सफाई, जल भराव, सड़क मरम्मत और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। नगर की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और प्राचीन स्थलों के विकास और अंत्येष्टि स्थल के जीर्णोद्धार सहित विभिन्न जन सुविधाओं को लेकर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने नगर विकास कार्यों, मानसून की तैयारियों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी तथा विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन का भरोसा दिलाया। मिर्जापुर से हसन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। जनपद मिर्जापुर में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी के साथ बैठे हुए आइए जानते हैं नगर पालिका मिर्जापुर की जो विकास की जो लहर है, मानसून शुरू हो गया है, शहर में तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए जनता पूरी तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर निर्भर है। चाहे वो बगीचे की बात करते, पार्क की बात करते, अखाड़ों की बात करते, सड़कों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं और घाटों की सफाई की बात करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आइए बात करते किस तरीके से आने वाले समय में इन सब चीजों का निराकरण करने की प्रक्रिया है, कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है। मानसून के दौरान तमाम जगहों पे ऐसा होता है कि जल भराव की समस्या आ जाती है, नाले जाम हो जाते हैं, कहीं सड़क बैठ जाती है। उन सबको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। जी नमस्ते। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल है, प्राथमिकता के आधार पे मानसून शुरू हो गया है और सड़कें जो है बदहाल स्थिति में, उसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, कब तक इनकी मतलब सुधार की आशा है? हमारा पूरा ध्यान सड़कों पर है और जितना हो सकता है हमने जो पालिका की सड़कें हैं, गलियां हों, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, अन्य विभागों द्वारा उनको भी हमने सूचना भेजा है और नगर पालिका परिषद के द्वारा भी वर्तमान में पटरियों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है और फिर सड़कों के लिए भी प्रस्ताव गया है। जल्दी स्वीकृत होगा तो उस पर भी हम लोग तेजी से काम करने वाले हैं। प्रस्ताव बना के जा चुका है, चाहे वो गिरधर चौराहा से शुक्लाहा तक का रोड हो, चाहे वो अनगढ़ का रोड हो, चाहे वो नटवा इमामबाड़ा तिराहा से नटवा का रोड हो। सभी का प्रस्ताव शासन में हमने नगर पालिका से भी नवयुग योजना में भेज दिया है। साथ ही साथ जो पटरियों के लिए भी मेरा पूरा प्रयास है जल्द ही ठीक किया जाए और जल निगम से भी हमने कहा है कि आप हमको एनएसपी बना के दो, नहीं हम कलर इंटरलॉकिंग लगा रहे हैं तो आप उसको खोद दे रहे हो, तो आप पहले से बता दो आपका काम कहाँ कहाँ नहीं हुआ ताकि वहाँ पे अभी काम न शुरू करें। इस नाते हमको कठिनाई आ रही है, जल निगम जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करे तो हम लोग और तेजी से इस काम को विस्तार दे, आयाम दे। अध्यक्ष जी, पार्कों के सौंदर्यीकरण के पश्चात अभी सुनने में आया कि जो सौदागृह है चौबे घाट पे, उस पे क्या कुछ अपडेट आया है? जी, माननीय नगर विकास मंत्री आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी जब मिर्जापुर में आए थे विगत मार्च महीने में, उन्होंने उजला पुल का जो सुंदरीकरण हुआ, अहिल्याबाई होलकर पार्क का, ऐसे जो डंकिनगंज कुआं का सुंदरीकरण का जो उद्घाटन किया, उसी समय हम लोगों ने उनसे मांग किया था कि ये मिर्जापुर से हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग चौबे घाट जाते हैं अंतिम यात्रा में, अपने स्वजनों की अंतिम यात्रा में, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं डेवलप हों। इस नाते वहाँ पे इलेक्ट्रिक सौदागृह और अन्य प्रकार की नागरिक सुविधाएं और बेहतर करने के लिए प्रस्ताव दिया था और आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि वो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और शासन से धन लाट होते ही उस एक अच्छा चौबे घाट आपको दिखाई पड़ेगा।
अध्यक्ष जी, जैसे इस समय मानसून चल रहा है, हर वर्ष की तरह पिछले कई वर्षों से, अगर कहा जाए दशकों से, नटवा अंडर ब्रिज और विंध्याचल में बारिश के दौरान वहां पे जल जमा हो जाता है, यातायात काफी बाधित होता है, जनता को काफी समस्या होती है। इसके निराकरण का क्या है? देखिए, जो नटवा अंडर ब्रिज है वो रोड पीडब्ल्यूडी की है और रेलवे का ओवर ब्रिज है। हम लोगों को जो जानकारी हुई पूर्व में कि पूर्व के कार्यकाल में आयुक्त महोदय के द्वारा नगर पालिका को वहां जल निकालने की केवल जिम्मेदारी दिया गया था, तो जल निकालने के लिए हमारा मशीन वहां लगा रहता है और इस बार हमने और अलग व्यवस्था करके एक मड पंप लगाया है, जिससे जो जल निकासी 4 घंटे में होता था अब वो 1 घंटे आधे घंटे में हो जा रहा है। इस नाते हम लोग 70% या 80% जल निकासी की समस्या का वहां समाधान कर चुके हैं और हमने नगर रेलवे में भी पत्र लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था कि नटवा अंडर ब्रिज के ऊपर एक ओवर ब्रिज बन जाता है तो इस प्रकार की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। विंध्याचल के लिए भी लगे हुए हैं लोग और जल्दी जब सभी विभागों के समन्वय से ही कोई समाधान हो सकता है, उसमें रेलवे, पीडब्ल्यूडी और शासन स्तर पर सभी लोग मिलकर काम करेंगे और एक योजना रचना बना के काम करेंगे, तभी उसका भी समाधान हो सकता है। मानसून के दौरान जैसे कि आपने बताया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इसके लिए किस तरह की टीम लगाई है? क्या अभियान चलाया जा रहा है? संचारी अभियान माह भी चल रहा है, बीमारियां भी उत्पन्न हो जाएंगी अगर थोड़ी सी लापरवाही होती है। लगातार हमने कर रखा है कि कहीं भी किसी प्रकार का हर जगह एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू करें और नालियों की सफाई द्रुत गति से हो, युद्ध स्तर पे शुरू करें। वो हुआ भी है और जहाँ कुछ रह गया हो, वहाँ जहाँ से शिकायत आती है वहाँ तुरंत हमारे कर्मचारी करते भी हैं और मेरा पूरा प्रयास है और जनता से भी निवेदन है कि अपने आसपास खुले में कहीं भी छत पे खुले में ऐसा बर्तन न रखे जहाँ पानी स्टोर हो, क्योंकि साफ पानी जो होता है जो इसे खुले में रहता है उसी में मलेरिया के और लार्वा पैदा होते हैं। तो हम घर के बाहर घर के अंदर दोनों जगह जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हम सब मिलकर आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। आइए अपने शहर को किसी भी प्रकार से इन बीमारियों से, मच्छर जनित बीमारियों से बचाएं। तो अपने घर को भी साफ रखें, छत पे कहीं भी पानी न लगने दे, अपने घर के बाहर गली में मोहल्ले में कहीं पानी न लगने दे, एंटी लार्वा का छिड़काव करें। आपको कहीं लगता है तो हमारे सफाई नायक से बात करके, हमारे माननीय सभासद से बात करके आप एंटी लार्वा का छिड़काव भी करा सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से देखा, हमारे साथ मौजूद थे नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने जिस तरीके से नगर की विकास की तमाम अखाड़ों, पार्कों, कुओं और तालाबों का सौंदर्यीकरण किया, उसी कड़ी में एक अलग जो मुकाम हासिल किया है वो अंत्येष्टि स्थल चौबे घाट का जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और आम नागरिकों के लिए जो अंतिम समय में अपने स्वजनों के लिए वहां पे जाते हैं, एक अच्छी खासी व्यवस्था होगी जिससे कि नगर की जनता को जैसे महानगरों में व्यवस्था होती है उसी तरीके से मिर्जापुर नगर पालिका को वो व्यवस्था मिलने वाली है। आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जा रहा है किस तरीके से नगर की व्यवस्था, चाहे साफ सफाई हो, बिजली हो, सड़क हो, गली हो या फिर पार्क हो या प्राचीन धरोहर है, उनका किस तरीके से सौंदर्यीकरण जो शेष है उस पर नगर पालिका अध्यक्ष का ध्यान कितना जाता और किस पे। इसी कड़ी में हमने पुरातत्व को लिखा था, तो अभी हाल ही में पुरातत्व से एक टीम आई थी। घंटाघर का जो भी दरवाजा, खिड़की ये सब है उसकी रिपेयरिंग अच्छे से हो जाए, एक नए स्वरूप में आ जाए। हो सकता है जल्द भी उसका ही स्वरूप दिखाई पड़े। और इसके साथ साथ जो नगर के सांस्कृतिक धरोहर है उनको भी संरक्षित किया जा रहा है, जो कि आज से मतलब कहा जाए तो सेंचुरी यानी 100 वर्ष से भी पुराने, अगर अंग्रेजों के जमाने की जो धरोहर है उनको आज भी उसी तरीके से उनकी मेंटेनेंस करके संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये प्रयास फिलहाल आने वाले समय में कहां तक जारी रहता है ये तो समय के साथ नगर पालिका अध्यक्ष की जो दूरदृष्टि विचारधारा है उस पर निर्भर करता है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के कादरवाड़ी गांव में मोबाइल चार्ज लगाते समय करंट की चपेट में आने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार निर्गुण गुरुवार सुबह घर में विद्युत बोर्ड में चार्ज लगा रहा था, तभी वह अचानक करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम घर ले गए और घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं।
डॉक्टर साहब पेशेंट आया है जो बिजली के करंट से चिपका हुआ, क्या मामला है? ये निर्गुण नाम का एक 15 साल का लड़का था जो मृत अवस्था में हमारी इमरजेंसी में लाया गया था। उसके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि घर पे बिजली का करंट लगने के कारण ऐसी गंभीर स्थिति हुई जिसके कारण उसको जिला अस्पताल लाया गया। तो जब वो आया था यहाँ तो ब्रॉड डेड कंडीशन में था। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।